the Vedic civilization. So we will have the debate on whether Vedic culture are indigenous or they are migrated from certain areas. So we have theory of migration with respect to Vedic people. So Aryans were the culture represented by the Aryans were called as Vedic culture. Why it is called Vedic culture? Because we have all the information with respect to Vedic culture. We extracted them from the Vedic literature. So Vedic corpus depicts two phases of culture. One is called the early Vedic culture and later is called as later Vedic culture. Why these two phases are categorized? So first Vedic culture is called as early Vedic culture or Rig Vedic culture, based upon the writings of Rig Veda. Clear? So the entire society, the entire economy, the entire polity and the other aspect of their life is derived from the Vedic corpus. That is why this culture is called as Vedic culture. ठीक है, तो अब वैदिक सिविलाइजेशन में हम देखेंगे देयर आर टू थिंग्स वी विल लर्न अबाउट विद रिस्पेक्ट टू प्री एग्जामिनेशन, दैट द लिटरेचर पार्ट एंड द लाइफ ऑफ द वैदिक पीपल. तो एक क्वेश्चन बनेंगे लिटरेचर पार्ट से. इट मीन्स कॉर्पस, वैदिक कॉर्पस दैट इंक्लूड्स द ऑल द 4 वेदास and the associated Vedic text. So there are 4 Vedas. Which is the oldest Veda? Rig Veda. So Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Athar Veda and their associated literature known as Upaveda, Brahmanas, Upanishada, Aranyakas, epics. So all these corpus further categorized into Shruti text and Smriti text on the basis of their origin. तो श्रुति और स्मृति तो जो सुनते हुए हैं थ्रू द ओरल ट्रेडिशन, जैसे सपोज कि लाइक हाउ मेनी ऑफ यू नो द गायत्री मंत्र इफ यू बिलोंग टू हिंदुइज्म. अगर हिंदू रिलीजन से जो लोगों को पता होगा तो गायत्री मंत्र में आपको पता होगा, आपको याद भी होगा. ठीक है, क्या कहीं आपने लिखा हुआ पढ़ा है या सुनते ही याद हो गया था बचपन से? कहीं कहीं लिखा हुआ पढ़ के याद किया? नहीं. दैट इज कॉल्ड द श्रुति टेक्स्ट. सुनते हुए आए, कई सालों से, हजारों सालों तक सुनते हुए आए और फिर क्या हुआ कि अगर मान लो स्नेहा को लगा कि अब हो सकता है कि अब मैं तो बोलती ही कम हूँ गायत्री मंत्र, तो हो सकता है मेरे बच्चों को याद ना हो पाए, क्योंकि पापा तो हवन कराते थे तो मुझे याद हो गया, लेकिन आगे फर्दर जनरेशन को याद ना हो तो क्या करोगे आप? लिखने की कोशिश करोगे. तो इसका मतलब ये नहीं कि जब आप लिख के उसको टेक्स्ट में कहीं आप प्लेस करोगे तो इट मीन्स दैट एट दैट टाइम पीरियड when you are writing these texts, it means that writing is invented. But when these things were recited, oral tradition, at that time writing was not invented. So अगर हमें उस पीरियड का लिखा हुआ कोई टेक्स्ट मिलता तो हम कहते कि नाउ वैदिक लिटरेचर इज पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड. लेकिन क्या हुआ, ओरल ट्रेडिशन था ये. अच्छा, जब आप कोई पुरानी कहानियां सुनते आते हैं तो आपने सुनी हुई है, सपोज हमने बुद्धिज्म के बारे में सुना है, तो अगर आप बुद्धिज्म के बारे में लिखोगे तो इट इज कॉल्ड श्रुति टेक्स्ट. लेकिन आप अगर अभी कोई भी ऐसे इंसिडेंट्स जो आपके इमीडिएट एंसेस्टर्स, जैसे आपके फादर, ग्रैंडफादर ने आपको कोई कहानी सुनाई कि मेरे फादर ऐसे हुआ करते थे, तो इट मीन्स कि वो एक इमीडिएट सोर्स है हिस्ट्री का, तो वहाँ पर दैट इज कॉल्ड एज स्मृति टेक्स्ट. याद था मुझे, लिखा नहीं था, अभी लिख रहा हूँ. समझ में आई बात? That is why it is called the स्मृति टेक्स्ट एंड श्रुति टेक्स्ट. तो श्रुति टेक्स्ट थे, वैदिक कल्चर्स के जो टेक्स्ट थे वो श्रुति कहे जाते थे, और बाद में जो एपिक्स आए, पुरानास आए, सब क्या गए? स्मृति टेक्स्ट बने. पुरानास like those writers who had been the part of the period of Mahajanpada during the families of either Haranka or Magadha or Mauryans, Kanva, Shishunaga, Shunga. So they also wrote something about the society during that period. हमें वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है. कुछ ऐसे सेंट्स रहे, सेजेस रहे, those who talked about the
story of gods also during that period. So largely the later Vedic texts were written during the 1000 BC onwards till 1100 CE. समझ में आ रही है? 100,000 CE तक आप देखोगे कि रामायण के कुछ वर्सेस हैं जो उसमें ऐड किए गए. लाइक फॉर एग्जांपल महाभारत स्टार्टेड विद 8800 वर्सेस ओनली. जय संहिता एंडेड अप विद 1 लाख वर्सेस महाभारत. ठीक है. ऐसे ही रामायण में क्या हुआ कि देख रामायण लिखना शुरू किया तो दैट वाज स्मॉल रामायण रिटन बाय वाल्मीकि. और आप देखोगे उत्तर रामायण which is not the old Ramayana, it was added later, that talked about Sita and Vanprasthan, Lavakusha and all these things. ठीक है. तो ये ओरिजिनल रामायण है. तो इसलिए ये that's what it's categorized as the Shruti and Smriti. बात समझ में आ रही? So there are some associated text also that deals with the Veda corpus. ठीक है. तो उपनिषद also, वेदांगास ऑल्सो, फर्दर वेदांगास एडेड. कि मान लो वेदांगास क्यों ऐड किए गए कि कहा गया कि एक मैंने पूछा या आपने पढ़ा कोई भी पर्टिकुलर रिचुअल्स है, आप व्हाई डू यू बिलीव दैट पर्टिकुलर रिचुअल? सो दैट माय फादर सेज दैट, माय मदर सेज दैट. तो तुमने नहीं पढ़ा ना, तभी तो फादर मदर ने भी अपने फादर मदर से. तो नाउ इट रीचेस टू द फर्दर जनरेशन टू द इन द डिस्टॉर्टेड फॉर्म. सो यू स्टार्ट रीडिंग वेदास, लेकिन पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आ रहा है. पढ़े कैसे और कहाँ पढ़ें तो गुनगुनाएं कैसे, मतलब like how to recite them, how to speak those words. तो वर्सेस हैं, प्रोज हैं, छंद भी कहे जाते हैं. तो कैसे उनको पढ़ना है? किसी ने रामायण पढ़ी है? चौपाइयाँ देखोगे आप कि कई जगह चौपाई का एक रिदम चेंज होता है. सो हाउ टू प्रोनाउंस देन, हाउ दैट्स व्हाट इज द आइटमोलॉजी ऑफ दैट, व्हाट इज द रिदम ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसाइटल. तो वेदांगास गिव्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीस थिंग्स. वेदास को पढ़ना कैसे है ये वेदांग बताते हैं. क्लियर? सिमिलरली जैसे फॉर एग्जांपल ब्राह्मणास वर एडेड. तो ब्राह्मणास वर कमेंट्री. जैसे हम प्रेम्बल पढ़ते हैं तो प्रेम्बल में टर्म समझ में नहीं आते हैं कि जो सोशलिस्ट है वो सोशलिस्ट है क्या, ये मार्क्स वाला है सोशलिस्ट या फिर इंडियन सोशलिस्ट है. तो क्लास करते हो, क्लास में समझ में आता है अच्छा ये तो सोशलिस्ट मार्क्स वाला नहीं है, तो ये अलग है. इंडियन सोशलिस्ट डिफरेंट सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. तो ये क्या है? दिस इज कमेंट्री. तो ब्राह्मणास प्रोवाइड्स द कमेंट्री ऑफ वेदास. जो आप पढ़ रहे हो उसका मतलब क्या है? जो सैक्रिफाइसेस हैं, जो रिचुअल्स हैं, उनका मतलब क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सैक्रिफाइस? हाँ, व्हाई वी आर डूइंग दिस. फिर फर्दर डिबेट शुरू हुआ तो उसमें अरण्यकास ऐड किए गए. अरण्यकास मतलब दो स्क्रिप्ट्स रिटन इन फॉरेस्ट. तो जो फॉरेस्ट में सिर रहते थे उनके डिसिपल्स हुआ करते थे, आपस में डिस्कस करते थे, डिबेट करते थे. कुछ साइकोलॉजिकल डिबेट्स होती, सॉरी फिलोसॉफिकल डिबेट्स होती थी, कुछ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स होते थे. उन सबको कंपाइल किया गया, अरण्यकास कहे गए. तो हर एक वेदास से कुछ एसोसिएटेड टेक्स्ट बुक होती थी. उपनिषद, अरण्यकास, ब्राह्मणास. लाइक ऋग्वेदा पे कमेंट्री, तो ऋग्वेदा पे कमेंट्री लाइक ब्राह्मणास. फर्दर फिलोसॉफिकल debates हुई तो that's now further Aranyaka added. Upanishad is completely different, which provides various debates on the question mark of these rituals, like debates on the very existence of this particular ritual. कि ritual का existence ऐसा होना नहीं चाहिए. So now Upanishad went into the philosophical debate of the existence of particular hymns or rituals or the verses. Any verse speaks against the dignity of women, so this is discussed while writing the Upanishads. Is it clear? So this is the like major basic differences. So on the basis of these Vedic corpuses, we find or we interpret various aspects of cultural life of people at that time. तो सोसाइटी कैसी हुआ करती थी? तो ऋग्वेदा ओरिजिनल कॉर्पस था, जिसका अर्लीस्ट हमारे पास जो एविडेंस है वो 1100 CE का है, जो हैंडरिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं. तो अब ऋग्वेदा ने जो प्रोवाइड किया वो स्लाइटली डिफरेंट था जो फर्दर वेदास ने उसमें ऐड किया. क्लियर? तो लाइक यजुर्वेदा इज द प्रोज बेस्ड एंड छंद बेस्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऋग्वेदा. तो यजुर्वेदा जब ऐड किया गया, अथर्ववेदा, सामवेद और बाकी जो फर्दर कॉर्पस के जो पार्ट थे उनको जब स्टडी किया गया तो वी फाइंड दैट द सोसाइटी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड इज डिफरेंट फ्रॉम
Rigvedic period. So that's on the basis of different interpretation, we had the different findings with respect to the culture of, that's why this entire Vedic period is divided into two parts, early Vedic period and later Vedic, right? So now look at the facts with respect to the Vedic culture. So largely the findings of the Vedic culture based upon the literary sources, though some very few archaeological findings supported that. Like for example, when we talk about महाभारता, तो महाभारत में हम जब महाभारत बैटल की बात करेंगे तो अब नाउ रिसेंट एक्सकवेशन इन सोनौली में जो एक्सकवेशन हुआ वहाँ पे तो चैरियट्स मिला है, तो हम कहते हैं कि ये आसपास का मतलब नाउ द जोग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ द वॉर ऑफ महाभारत. Clear? So artifacts are now, but that dates does not match to the period. So that is why this is the point of debate. This is not supported by, but that is why those who are very rational people or the science and the archaeological fact based people, they do not accept the story of Vedic people, right? Because it's not largely supported by the archaeological findings, right? So Rig Veda composers, in the term Indo-Aryan refer to the speakers of a subgroup of the Indo-Iranian branch of the Indo-European family of language, which includes largely Sanskrit. So आर्य का मतलब अलग अलग है, like in Veda it is called as Ar, meaning cultivate. तो जो cultivation करते थे, that's what called as Arya. But when Arya came to India, they were largely pastoralists. ठीक है, तो वो pastoralists से बाद में वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए, क्योंकि ये माइग्रेशन करते हुए आए थे. तो माइग्रेशन क्यों कर रहे थे? नोमैडिक, व्हाई नोमैडिक पीपल कीप माइग्रेटिंग? क्यों आए हो अपने अपने शहर छोड़ के दिल्ली में? बिकॉज यू हैव द लैक ऑफ रिसोर्सेज. तो वो माइग्रेट करते थे, क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते थे. जब ये जैसे इन्होंने हिंदू कुश क्रॉस किया और सप्त सिंधु पहुंचे, तो सोचो आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तरस गया पानी देखने के लिए, और यहाँ आए तो पानी ही पानी चारों तरफ, इतनी सारी नदियाँ थी कि चाहे जहाँ जो कुछ भी करो. तो इनिशियली देवर नोमैडिक पेस्टलिस्ट थे, फिर जब उनको इतना सारा वाटर मिला तो कहा व्हाई वी शुड नॉट गो फॉर एग्रीकल्चर. तो देन दे स्टार्टेड, नाउ द नोमैडिक लाइफ बिकेम द सेडेंटरी लाइफ, so they settled in these areas. Clear? So arya, तो आर मीनिंग to cultivate literally meaning kinsman or companion. In Sanskrit it means favorably disposed newcomers, and later it implied men of good family. So there's various meanings of arya. तो अगर nobles कहा जाता है मतलब good man, तब भी ठीक है. अगर cultivate लिखा होता है then also okay. Kinsman or companion is also okay. So there are multiple meanings of arya. There is still no consensus on the original home of arya. तो क्या theories हैं like European theory, और वो backed by certain facts. Like Sir William Jones says that, largely support this the fact given to contributed to William Jones, that he says that largely Aryans came from Europe. और वो ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि कॉन्टिनेंट एग्जाम्पल है संस्कृत वर्ल्ड मैत्री एंड पितृ जो हमें वैदिक रिसोर्सेस में मिला है, और सिमिलर वर्ड कहाँ मिलते हैं? लाइक लैटिन वर्ड मैत्र एंड पैटर, that represents the mother and father. Right? Similarly, Inar of the Turkish language is similar to the Indra of the Vedas. They have the inner god, then we have the Indra god. So it means like these people are the branch of that major Indo-European family. ठीक है, तो लैंग्वेज में कुछ डिफरेंस है, लेकिन व्हाट दे वांट टू रिप्रेजेंट इज सिमिलर. हमने देखा है ना कि इंग्लिश के कुछ वर्ड संस्कृत से मैच करते हैं, तो दैट्स लाइक फ्रॉम द सेम फैमिली. सूर्यास एंड मरुत्तास ऑफ द कैसेट इंस्क्रिप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट विद रेस्पेक्ट टू एग्जाम. मेसोपोटामिया में कैसेट इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें सन को सूर्यास लिखा है और मरुत्तश को मारुत. ठीक है, तो मरुतश लिखा है मारुत को. क्लियर? सो एंड दिस इंस्क्रिप्शन आर डेटेड बैक ओल्डर देन द डेटिंग ऑफ वैदिक पीपल. तो अगर पहले किसी और ने लिखा हुआ है और बाद में कहीं और पहुंचता है, तो इट मींस दे बिलोंग टू दैट फैमिली. अगर पहले वैदिक पीपल ने लिखा होता और तब इंस्क्रिप्शन बाद में मिलता हमको, तो हम कहते हैं कि दिस पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम देयर और दे बिलोंग टू द सर्टेन फैमिली. लेकिन अब जब हमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं तो हमको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वो वहां से बिलोंग करते थे. इसलिए एक थ्योरी है, थ्योरी इज बैक्ड बाय द सर्टेन आर्कियोलॉजिकल स्क्रिप्ट. तो इसलिए इस थ्योरी को कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते, बट डिपेंड्स अपॉन द लार्ज कंसेंसस. नाउ सेंट्रल एशिया में क्या हो? सेंट्रल एशिया में आपको पता है कि ईरानियन होली बुक इज जेंदा अवेस्ता. तो जेंदा अवेस्ता में कुछ टर्म्स लाइक अवेस्ता
और वेदा में बहुत से टर्म्स ऐसे हैं जो सिमिलर हैं। क्लियर? इट मीन्स द स्पीकर और द पीपल स्पीक ऑलमोस्ट सिमिलर लैंग्वेज। जो ईरानियन लोग हुआ करते थे और जो उन्होंने वेदा लिखा है, अगर सेम टर्म यूज कर रहे हैं ऑलमोस्ट, तो इट मीन्स दैट बिलोंग टू सेम फैमिली। तो लाइक असुरा को लिखा अहुरा, तो मॉन्स्टर को उन्होंने अहुरा लिखा और वैदिक में असुरा लिखा। सिमिलरली सोमा को हाँ होमा लिखा गया। And we know that Iranian do not use S, they use H. That is why they called Sindhu as Hindu. Clear? S is silent over there in Iranian script, alphabetical script. Similarly, Daha, Dasa को लिखा Daha, S replaced by H. Clear? Now, archaic region theory. So this theory is proposed by Max Muller, and this European theory is proposed by विलियम जोन्स लार्जली। देन आर्कटिक रीजन थ्योरी, बाल गंगाधर तिलक बोलते थे कि वेदा में लिखा है 6 महीना दिन 6 महीना रात, मेंशन किया है ऋग वेदा में कि 6 महीना दिन चलेगा 6 महीना रात। तो इसका मतलब जिसने किसी भी ने ये फैक्ट दिया है दैट पर्सन हैव सम अफिलिएशन टू द आर्कटिक रीजन। तो ऐसा कहा सकता है कि इनके एंसेस्टर्स आर्कटिक रीजन से बिलोंग करते होंगे, साइबेरिया। क्लियर? सो दिस थ्योरी आल्सो कैन नॉट बी डिनाइड। देन तिब्बतन थ्योरी, तो क्या सन एंड फायर का जो पूजा होती थी, जो वर्शिप होती थी, वो तिब्बतन में वेरी लार्जली एक्सेप्टेड। तो तिब्बत पीपल लार्जली प्रे फॉर सन एंड फायर बिकॉज दे लिव इन द फ्रिजिड जोन, एक्सट्रीम कोल्ड। और यही यहाँ भी हुआ कि ये भले ही यहाँ पर उनको जरूरत नहीं थी इतनी सन और फायर की, लेकिन क्या है वो कल्चर चलता चला आ रहा था, ठीक है, तो वो कल्चर को फॉलो किया। That is why Swami Dayananda Saraswati proclaimed that they must be from Tibet. Similarly, Indian theory says that's indigenous to the subcontinent because largely the areas which is mentioned in the Vedas they belong to the same area of सप्त सिंधु। तो कहा कि जो ज्यादातर जो एरियाज हैं वो कहाँ हैं, उस रीजन में। दूसरा जो लैंग्वेज, जो सैक्रिफाइशियल रिचुअल्स की बात करी है दैट्स टू देयर इंडियन ओरिजिन। तीसरा जो ज्योग्राफिकल डेटा प्रोवाइड किया है वो भी सेम है, और जो फ्लोरा एंड फौना को मेंशन किया है वो भी हिमालयन के आसपास का है, फुटहिल्स का। तो इसका मतलब है यह पूरा इंडियन थ्योरी को सपोर्ट करता है। क्लियर? दिस इज गिवन बाय डॉक्टर संपूर्णन एसी, राइट? सो बट लार्जली इट इज एक्सेप्टेड दैट थ्रू द आर्कियोलॉजिकल सपोर्ट, आर्कियोलॉजिक, अब ये तो कल्चर हो गया, लेकिन जब उनके स्केलेटन्स को यूज करके जो जेनेटिक मटेरियल था उसको मैच कराया गया, तो इट इज फाउंड दैट दे बिलोंग टू द सेंट्रल एशियन एंसेस्टर्स। तो इट इज नाउ concluded that they migrated, they are not the indigenous people. So IBC people were indigenous, that's the last conclusion, and the Vedic people were migrated people, the last conclusion. Clear? Okay, now evidences of horses, spoked wheel, fire cuts, cremation which formed important parts of Aryan life in India during the period between this were found in these regions. जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, तो इट मीन्स दैट, और ऐसे फायर अल्टर्स, स्पोक्ड व्हील्स, ये सब आसपास के एरिया से नहीं मिले हैं, तो कहते हैं कि इसलिए इंडाइजिनस हो सकती है। नाउ द अर्लीस्ट आर्यंस लिव्ड इन द लैंड ऑफ सप्त सिंधु, तो कहा गया कि सप्त सिंधु रीजन में जो अर्ली एविडेंस मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, सप्त सिंधु रीजन से। एंड देन द एंटायर कम्युनिटी स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम दिस सप्त सिंधु रीजन टू द रीजन्स ऑफ गंगा यमुना दोआब, and Ganga Yamuna Doab also, that's the western part of Ganga Yamuna Doab. Then they start shifting from western part to eastern part towards UP and Bihar. That is why the rise of Mahajanpada took place, because of the other various factors also. And one of the various factors, yes, the prevailing use of iron. तो जब आयरन के यहाँ पे ओर्स मिलने शुरू हुए तो आयरन का प्रेवलेंस बढ़ा, आयरन का यूज बढ़ा। तो आयरन का यूज दो तरीके से करने लगे कि अगर अभी तो वेल्थ कैटल हुआ करती थी, लैंड क्यों नहीं हुआ करते थे, क्योंकि माइग्रेट करते रहते थे, तो कहते थे कि जमीन तो छोड़ के चले जाएंगे, कैटल साथ लेके जाएंगे, तो वेल्थ साथ में रखो अपने। When they started occupied themselves in agriculture, they started shifting towards the areas which are more fertile. तो ऋग वैदिक जो पीरियड था और लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड regions were more fertile. Why? Because over the period of time the Sapta Sindhu region started drying up. तो सरस्वती ड्राई हो चुकी थी, इंदस का भी माना गया, पानी कम होता गया, ऐसा माना गया, ठीक है, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। So over the period of time they started shifting for a more agricultural land. तो वेस्टर्न पार्ट में आए, तो जैसे कुरु महाभारत वाला प्लेस तो हमने देखा, यमुना गंगा दोआब। एंड देन फर्दर, बिकॉज हेयर वी डोंट फाइंड द आयरन माइंस, iron ores. When they started moving towards UP and Bihar, they started excavating irons. अभी हमारा आयरन का सोर्स लगभग खत्म हो गया यूपी से और बिहार से। नाउ वी हैव मोर रीजन्स इन
झारखंड एंड उड़ीसा एंड ऑल दिस थिंग, तो अभी ईस्टर्न पार्ट बचा हुआ है. सो एट ड्यूरिंग दैट पीरियड दैट इज डाउन वेरी न्यू फॉर देम. तो आयरन का यूज क्या करने लगे, आयरन का यूज करते थे दो मेजर पर्पस. पहला तो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और दूसरा दे स्टार्टेड यूजिंग आयरन एज वेपन. तो फॉरेस्ट को काटा, लैंड बनाया, अब लैंड पे कब्जा किया, उसको बचाने के लिए वेपन्स. एंड द गंगा यमुना रिवर served and this tributary served as the transportation of trading. तो इसीलिए जो आप अर्ली राजगृह देखोगे तो राजगृह सपोर्टेड इज सराउंडेड बाय 7 hills. अर्ली कैपिटल ऑफ मगध वाज राजगृह, देन ट्रांसफर्ड टू पाटलिपुत्र, पटना. Okay, so who established Patna as township and the capital? Any idea? It is the earliest Mahajanpada transformed into the a major kingdom. तो मगधा किंगडम कौन कौन से थे? स्टार्टेड विद हर्यंका. Bimbisar was considered as the founder of Haryanka dynasty, though Bimbisar was not technically founder because it is said that his father coronated him. तो उनके फादर होंगे ना फाउंडर. तो in during that period in Magadha when there was Haryanka dynasty, so Haryanka dynasty में Bimbisar followed by Ajatashatru, and Ajatashatru, Bimbisar killed by his son Ajatashatru, Ajatashatru further killed by his son Udayin. Udayin established Pataliputra as the township. So he made Patna as the capital of Magadha, and then further Haryanka dynasty was followed by Shishunak. Shishunak transferred capital from Patna to Vaishali. So he actually during the period of Ajatashatru, Vaishali was itself captured. तो वैशाली से वापस पटना कौन लेके आया? उसका सन कालाशोक. So these are the facts, like who established Patna, who made the capital Patna as the capital of Magadha, who transferred Patna from Patna to Vaishali as capital, who transferred Vaishali to Patna further as capital. Right, so that will be discussed during the Mahajanpada period. तो महाजनपद का establishment होने इसका मतलब है कि now people started shifting from Satya Sindhu to Western UP, then Western UP to the Eastern UP and Bihar because of the various factors including the resources as well as the trade and transportation. तो जब राजगिरी था तो that's when shifted Patna at the bank of river Ganga. So Ganga river was used as the trade transport to the southeastern connectivity. तो एक बार आप गंगा में बैठे और आप कहाँ तक गए? सीधे वेस्ट बंगाल, ठीक है, सीधे बे ऑफ बंगाल में, और बे ऑफ बंगाल सीधे पहुंचे कहाँ? साउथ ईस्ट एशिया. क्लियर? दैट इज व्हाई इट वाज हेल्पफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एज वेल. And at that time the transportation with Southeast Asia was flourishing because when we use Sapta Sindhu, so you will reach to the Persian Gulf maximum. ठीक है, और आसपास के रीजन थे they were not flourishing. पाकिस्तान का जो पार्ट था या वेस्टर्न गुजरात था that was not flourishing as like similar to the Southeast Asian part. तो कितना भी आप इंटरनेशनल ट्रेड कर लोगे, सप्त सिंधु विल ड्रेन इनटू अरेबियन सी एंड यू विल नॉट फाइंड द मेजर ट्रेड सेंटर एट द अरेबियन सी. राइट, तो आप कहाँ जाना चाहोगे? गंगा रिवर या फिर सप्त सिंधु? तो किसी ने गंगा रिवर से आके बताया कि हमने तो ट्रेड यूज किया रिवर के थ्रू और हम कहाँ पहुंचे? बंगाल. फिर वहाँ हो क्या है, और ₹1 का 500 रुपये कन्वर्ट हुआ. ठीक है, और आपको जाना पड़ा पर्शियन गल्फ एंड ऑल दिस थिंग्स, तो ज़्यादा खर्चा हो गया. जैसे यूरोपियन आए तो पहली बार का मसाला ₹1 का लिया और ₹60 का बेचा, 60 गुना प्रॉफिट. ठीक है, एक्सक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस. राइट, सिमिलरली सो द पीपल प्रेफर टू स्टे ओवर देयर. देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट. Okay, so now these were the various rivers mentioned like in this, and its 5 tributaries including Saraswati was mentioned with various names. तो names क्या क्या यूज किए गए थे? झेलम के लिए मैंने क्या बताया था? वतिस्ता. Similarly ब्यास के लिए बिपाशा, then चिनाब अस्किनी, रावी पुरुषनी, सतलज शतद्री and सरस्वती as modern गंगा. ठीक है, तो सरस्वती मेंशन किया गया. क्लियर? नाउ द रेयर मेंशन ऑफ द रेयर, देखो यमुना गंगा बिकेम प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, बट इन द ऋग्वेदा यमुना एंड गंगा हैज नॉट वेरी इंपॉर्टेंस. व्हाई? बिकॉज द पीपल वर सेटलिंग अराउंड द सप्त सिंधु. Okay, so there was other river also like Kabul, Khurram, there were other rivers also, but Sapta Sindhu was named like that. Saraswati was considered as the holy river. It means सरस्वती की वो पूजा करते थे. जैसे like for example now we worship Ganga and Yamuna. ठीक है, तो गंगा में डुबकी लगाने गए, संगम चल रहा है, तो गंगा में वैसे ही सरस्वती was considered as holy river. ठीक है. Now Sindhu is most mentioned river while Saraswati is most revered river. तो जब भी कहीं प्रे की बात करते थे तो वहां पर जो वर्शिप के जो हिम्स मिले हैं उसमें सरस्वती की वर्शिप की बात की. क्लियर? नाउ सरस्वती वैली वाज कॉल्ड
ब्रह्मवर्त, नाउ डिफरेंट नेम्स आर देयर। तो सरस्वती वैली को क्या बोला गया? ब्रह्मवर्त। हिमालय को क्या बोला गया? हिमवंत। एंड हिंदू कुश माउंटेन, ठीक है, वेयर हिमालय मीट्स द हिंदू कुश नॉट्स, हिंदू कुश नॉट्स नोन एज मुंज, राइट? दे आर द वेरियस फैक्ट्स। नाउ कमिंग टू द ऋग वैदिक कल्चर। तो वैदिक लिटरेचर एक बार देखते हैं, फिर सोसाइटी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्लियर? गलत तो नहीं हो रहा है? हाँ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? So Vedic literature like early Vedic literature and later Vedic literature. The time period for early Vedic literature goes to 1500 to 1000 CE, then 1000 CE to 500 CE dedicated to later Vedic culture. Right? Early Vedic culture includes the family books. This is called the Rig Vedic corpus. Rig Vedic corpus includes that 1028 hymns, verses, categorized into 10 mandals. अब ये मंडल्स जो ओरिजिनली मंडल्स थे वो थे 2, 3, 4, 5, 6 and 7 also. And then 1, 8, 9, 10 added later. Clear? So that's why some part of Rig Veda belong to the later Vedic corpus. Is it true? False? Yes. So entire Rig Veda corpus or entire Rig Veda literature does not belong to the Vedic period, Rig Vedic period only. Clear? Can you identify this fact? Okay. So now why this family book? Because entire Rig Veda was composed by various family sages of these families, the Vishwamitra, Atri, the Girtsamada, Vasishtha and Bharadwaja. We find these names also. They were not only sages but they were also a great warrior. तो देखा होगा ना, विश्वामित्र पहुंच जाते थे। अगर आपने कोई ड्रामा देखा हो तो विश्वामित्र वैसे तो पूजा कर रहे हैं और फिर उठाया धनुष बाण और चल दिए, सबको खत्म कर दूंगा, ठीक है? तो इस तरीके से सो देयर वाज सम एग्रेसिव sages also, so there were some noble sages also. So later Vedic literature that includes the books 1, 8, 9, 10 of the Rig Veda Samhita and the Samhitas of the Sama Veda, the Yajur Veda and the Athar Veda. They were called, original books were called Samhita, right? And the attachments, Brahmanas, Aranyakas, Upanishad attached to all 4 Vedas. कहीं कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है? इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कोई टर्म समझ में नहीं आएगा तो उसको वो आपके लिए बर्डन होगा लर्न करने के लिए, उसको फिर याद नहीं कर पाओगे, ठीक है? सो नाउ द 4 वेदास, ऋग वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, दे होल्ड द स्टेटस ऑफ श्रुति व्हिच हैज बीन हर्ड एंड हैव बीन ट्रांसमिटेड ओरली फॉर मैनी सेंचुरीज। तो श्रुति और स्मृति का कोई डिफरेंस तो अभी क्लियर है ना? कोई एम्बिग्युइटी तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन? नाउ so there are 4 Vedas and every Veda generally has 4 parts. Samhita, the original corpus is called like this, a constitution, then schedules, clear? Then commentary on constitution, debates on constitution, debates of constitutional assembly, they are the supporting documents which will अगर constitution में कोई term है और समझ में नहीं आया है तो इसका meaning क्या है, क्यों ऐड किया गया है, तो which source you will go for? तो सुप्रीम कोर्ट भी तो कोई रिसोर्स यूज करेगा ना, आई मीन व्हाट रिसोर्स शुड बी यूज्ड, नॉट बाय यू ओनली। ये था मेरा क्वेश्चन। हम तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट यूजेस द डिबेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली if the terms are mentioned. If they are not mentioned, they will use the previous judgments. If it is also not, then they will go into debates of the bar association. जितने भी बार एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, सीनियर जो ओल्ड जजेस हैं, वो सब बैठ के तय करते हैं इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो वैसे ही अगर आपको वेदास समझने हैं तो वेदास को समझने के लिए इनके जो अटैचमेंट्स हैं उनको समझना होगा। तो ऋग वेदास को समझने के लिए इनके साथ में साथ में जो पार्ट्स हैं, तो संहिता इज द ओरिजिनल टेक्स्ट, then supported by Brahmana, Aranyaka and Upanishad and Puranas also. Rig Veda की कुछ प्रॉपर्टी देख लो, 1028 hymns, then 10 mandalas also. Then the earliest composition is known, that's why it is called, the period is called early Vedic period. So the findings of the early Vedic text, this is Rig Vedic text, that depicts certain society, and the society is called early Vedic society. Clear? Now the mandala, कुछ एग्जाम बेस्ड पॉइंट्स इसमें, लाइक मंडला 8, जो 8 मंडल है, अर्लीस्ट मंडल 2 to 7, so 8th जो ऐड हुआ, that talks about the Kanvas family. So Kanvas is one of the Magadha kingdom, ठीक है? So Kanvas followed by, this is second last,
द लास्ट मगध किंगडम, सातवाहना इज कंसीडर्ड एज, जैसे माना था कि मगध में लास्ट जो एस्टैब्लिश्ड किंगडम था वो सातवाहना था, दो दे आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, इज कंसीडर्ड एज कन्वाज, सो मौर्य, देन शुंग, देन कन्वा, देन सातवाहना। तो कन्वा के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, ऋग्वेदा मंडल 8, then मंडल 9 compilation of Soma hymns, right, and then मंडल 1 and 10 are later added and मंडल 10 contains the पुरुष सूक्त। अभी हम सब समझेंगे what is पुरुष सूक्त। धर्मशास्त्र asked to follow the पुरुष सूक्त, ठीक है। that's now there's a 4 about which explains the 4 varna। the priest मंडल 10 talks about पुरुष सूक्त, means that explains the 4 varna। तो technically 10th mandal is part of Rig Veda, while the 4 varna concept of 4 varna was introduced in which period, later Vedic period। तो अगर ये कभी कंफ्यूजन हो कि 10th मंडल में दिया हुआ है ऋग्वेद के 4 वर्णा, और कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ 4 वर्णा वाज प्रैक्टिस्ड इन लेटर वैदिक पीरियड, सो आई गेटिंग दैट नाउ, बिकॉज लेटर वैदिक पीरियड में 10th मंडल लिखा गया और वो ऐड कर दिया गया अर्ली वैदिक पीरियड कॉर्पस में, क्लियर। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लागू हो गया, समझे, क्लियर। सो द प्रेयर्स रिलेटेड टू द ऋग्वेद, अब कुछ ऐसे स्पेसिफाइड पर्सन होते थे, क्योंकि तब ये 4 पार्ट्स नहीं ऐड हुआ करते थे ना, तो कौन पढ़ सकता है ऋग्वेद। अब मुंडन है तो मुंडन वाले, या सपोज शादी है तो कौन से हिम्स पढ़ने, ऐसा नहीं शादी वाले हिम्स मुंडन में पढ़ दिए, मुंडन वाले हिम्स शादी में पढ़ दिए, तो गलत हो गया ना। और सबसे गलत तो तब होगा, ठीक है, हाँ, तो क्लियर। सो कब क्या पढ़ना है, तो उनके जो प्रीस्ट है दे वर कॉल्ड होत्री और मौत्री ऑल्सो, ठीक है। तो होत्री और मौत्री को लेकर कंफ्यूजन है, बिकॉज हा जो लिखा गया वो समझ में नहीं आया कि हा है या माँ है, क्लियर। सो होत्री और मौत्री, उपवेद ऑफ ऋग्वेदा इज आयुर्वेदा। तो एक चार्ट है लास्ट में ऐड किया है, जिसमें हर एक वेद के कौन प्रियस्ट हैं, दोज हु कैन रिसाइट दैट हिम्स, एंड व्हाट इज द उपवेद associated with that particular ved, and the Upanishada and the Aranyaka and Brahmanas. So you will find the associated parts of this particular ved in the later charts. So chart अभी आगे लगा हुआ है, पढ़ लेना उसको। सोमवेद, what sorry, सामवेद। So what is सामवेद? उसको देख के अगर याद आ रहा है, अच्छा व्हाट इज देन यजुर्वेद, अथर्ववेद, कुछ पता हो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दो ना उसके बारे में, कुछ पढ़ के भी तो आना चाहिए। Atharved, very good. Atharved represents what? The collection of verses relates to magic and spells and all these things. Yajurveda, again, the suite deals with the procedure for performance. So it means Yajurveda largely associated with what? Rigveda. क्योंकि that Yajurveda deals with the procedure of the performance of sacrifices, which is mentioned in ऋग्वेदा। यजुर्वेदा और सामवेदा को देख लो, तो इट मीन्स दैट सामवेदा, यजुर्वेदा, rest of the 2 Vedas after, because like Atharvaveda deals with some different aspect, Samaveda and Yajurveda actually deals with the sacrifices and hymns mentioned in Rigveda. So they are not completely, the idea is like interpretation, and the finding is that we can say that Yajurveda and Samaveda are not 2 distinct unique Vedas. Can you say that? Now, Samaveda is the collection of verses mostly and mainly. So it means that Samaveda has some verses different from Rigveda, and whatever the verses it has taken from any of the Veda, there is only one Veda, Rigveda. तो अगर जो उसमें वर्सेस हैं वो केवल ऋग्वेदा से हैं, और कुछ डिस्टिंक्ट एंड यूनिक वर्सेस हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि द वर्सेस मोस्टली एंड मेनली टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा, क्लियर। तो किसी और वेदा से वर्सेस नहीं लिए गए हैं, लेकिन केवल ऋग्वेदा के वर्सेस, क्लियर, ओके। सो तो
पोएटिक फॉर्म में लिखे गए हैं, कलेक्शन ऑफ 1810 मेलोडीज। द उपवेदा और जो शाखाज हैं लाइक कौथुमा, जैमिनिया एंड राजनिया, तो 3 शाखाएं हैं, कौथुमा, जैमिनिया, तो इसको जैमिनिया भी पढ़ते हैं, जैमिनी भी पढ़ते हैं, और रानायनी। 3 शाखाएं मतलब दे आर रिसेंशंस, ब्रांचेस ऑफ यजुर्वेदा। क्लियर? नाउ यजुर्वेदा deals with the procedure of the performance sacrifices. The texts are as further divided into again the white Yajurveda means Shukla and the Krishna Yajurveda. So contains only the mantras. Which one contains only the one mantra? The Shukla Yajurveda. And the Krishna Yajurveda contains what? This prose and poetry also, both. Now it contains the Kathak, Maitrayani, Taitri and Kapisthala Shakha. They have 4 branches Yajurveda contain. The उपवेद of Yajurveda is धनुर्वेदा. ठीक है, सब हर एक वेद का उपवेद, you should know all these things. अथर्ववेद is collection of magic spells and charms. So Gopatha Brahman is associated with the Atharvaveda. The Shaunak and the Papalda are the major branches of the Atharvaveda, and then Upaveda of the Veda is the Sthapatya Veda. Now Brahmanas, अरण्यकास, ये सब होते क्या है? तो ब्राह्मणास क्या होते हैं? डिस्क्राइब द रूल्स फॉर द परफॉर्मेंस। अब सेक्रीफाइस कैसे करना है, कि पहले जल चढ़ाना है, कि पहले घी चढ़ाना है सेक्रीफाइस करते समय, रिचुअल सिम्स करते समय, तो दैट द डिटेल्स यू विल फाइंड थ्रू द brahmanas. It means that's the commentary that provides the performance of rituals and the sacrificial ceremony, right? So this was that's why brahmanas are associated with particular Veda, right? So they however explain the hymns of the Vedas in the orthodox manner. Each Veda has several brahmanas. Satpatha Brahmanas, this is the most important brahmana. Then Aranyakas, they are also called the forest books. It means they were written in forest. That is why they were called Aranyakas. And they deals with the मिस्टिसिज्म, मतलब हर एक रिचुअल्स के पीछे कुछ रहस्य है, तो वो मिस्टिसिज्म को एक्सप्लेन करता है. एंड दिस डील्स विद द फिलॉसफी एंड अपोज sacrifice. That sacrifice, it means that sometimes it opposes the orthodox manner of particular rituals through the use of philosophy. So it provides the logical reasoning, because that's why they were living in forest. So they were living in forest, they have their own philosophy, they are using the meditation, and they are finding, because it is considered as that through the meditation these sages were finding some answers of the divine questions. Now the deal with the, that is why it is called a deal with the mysticism. Now Upanishad, to knit, like literal meaning is to knit, to sit near someone, तो गुरु के पास बैठना, that is the literal meaning of Upanishad. तो गुरु के पास बैठ के फिलोसफी सीख के, ऑर्थोडॉक्स कल्चर को अवॉइड करके, रिचुअल्स के अगेंस्ट जान के, तो दैट इज व्हाई उपनिषद इज कॉल्ड द राइज ऑफ उपनिषद, मींस एंड ऑफ वेदास. तो ऑर्थोडॉक्स वेदास का जो सिस्टम था उसमें फिलोसफिकल क्वेश्चन जनरेट किए गए और उपनिषदास को कंपाइल किया गया. ठीक है, सो दे वर लार्जली 108 उपनिषद, आउट ऑफ विच 13 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनिषद, महाउपनिषद कहे जाते हैं, 13 महाउपनिषद. देन आत्मन dwell on the Atman and Brahman, and that is why Upanishad is considered as the basis of the theory of dualism. अद्वैतवाद, द्वैतवाद, क्या आत्म ब्रह्म एक है या आत्म ब्रह्म अलग है, आत्मा और ब्रह्म का मिलन कैसे होगा, थ्रू द भक्ति ट्रेडिशन और थ्रू द वर्शिप, दैट इज द क्वेश्चन. दैट इज द उपनिषद which solve these questions with the philosophy, right? That is why this is said that the Advait philosophy is based upon Upanishad. So philosophy about life, universe, self, body, sacrifice. So they raise the question of all these things, the existence of man and the life cycle. Clear? Now the Mundukopanishad, that's the fact. The Satyameva Jayate is like term we found in the Mundukopanishad. Chandogyopanishad clearly refers to the first 3 ashram. Clear? So what are the 3 ashrams? वानप्रस्थ हो गया, गृहस्थ, okay, right? So that was added later. So the fourth, that's brahmacharya, is not compulsory also, and in later period also this to practice this ashram is also not compulsory. Clear? So Rig Vedic period actually. Now there's kind of marriage also, anulom marriage, pratilom marriage. The marriage of man is own varna, anulom marriage, different varna, pratilom marriage. This is also mentioned in Upanishads. Now here we find the different kind of interrelation between all these Vedas. So Rig Veda का उपवेद Ayurveda, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद,
सामवेद का उपवेद गंधर्व, अथर्व का उपवेद स्थापत्य वेद, और इट्स आल्सो कॉल्ड शिल्प वेद। देखो यहाँ पर जो रीडर है, मतलब जो रिसाइट करते हैं, जो प्रीस्ट हैं, दोज हु रीड और जो रिसाइट ऋग्वेद इज कॉल्ड होत्री और होतर। उद्गातर बोलते हैं जो सामवेद, एंड देन अधवर्य। ठीक है, तो अधवर्य रिसाइट्स द composition of Yajurveda. While it is said that there's some name, if you want to note down Brahma Vrat, but it is not actually this point of debate. That is why it is not mentioned over here, because it will not be asked in examination. But it's out of curiosity. What are the priests known who read Atharvaveda? So it is called that Brahma Vrat or Brahma. Brahma were called those priests who recite Atharvaveda, who know the practice of Atharvaveda, magic spells and all these things. So Aranyakyas, Aitra, Kaustiki, Jaimini, Chandogya and Taittiriya are like Aranyakyas of Rigveda, Samaveda and Yajurveda respectively. Now Vedangas are meant and were created, like they are called the limbs of the Vedas. So like if you have only torsos in your body, you do not have hands and feet, can you work? You can work, but actually it will not like the natural process of execution of work, right? So limbs of Vedas, it means this, it is made to like felicitate the common people to read Veda. Clear? Because in the 4 Varna system, there were certain people only who were allowed to read Veda. So like for example, Brahmanas were only allowed to practice रिचुअल्स, जो भी रिचुअल्स हैं वो कौन कर सकता है? केवल ब्राह्मण कर सकता है। वेदास को रीड कौन कर सकता है? ब्राह्मण रीड कर सकते हैं और क्षत्रिय रीड कर सकते हैं। फिर बाद में क्या हो, वैश्य को भी अलाउड कर दिया गया वेद रीड करने के लिए। इसके बाद विमेंस को भी अलाउड किया गया वेद रीड करने के लिए। शूद्रास वर नॉट अलाउड टू रीड वेदास एंड दे वर सपोज टू सर्व द अदर 3 वर्णास। 3 वर्णास वर नोन एज ऑल्सो द्विज। ठीक है, who can born twice, Shudras, and then we have the term Chandals, those who were untouchables. Yeah, Chandal were also mentioned in the Upanishad. Fine. So this is how this Varna system took place later. Now, अब limbs of Vedas में that 6 types of textbooks were there. कौन सी? Like शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। अब शिक्षा को आप पढ़ोगे तो शिक्षा में दिया हुआ फोनेटिक्स, कैसे प्रोनाउंस करना है पर्टिकुलर वर्ड को। ठीक है, तो अगर भूर्भुआ बोलना है तो भूर्भुआ कैसे बोलना है वो मेंशन हुआ है। ठीक है, देन कल्प, रिचुअलिस्टिक साइंस, नॉलेज ऑफ रिचुअल्स दी गई है कि किस रिचुअल्स को कब किस ओकेजन पे यूज करना है, तो कौन से वर्सेस कहाँ पर यूज होंगे, कैसे यूज होंगे। देन द ज्योतिषा, एस्ट्रोलॉजी बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ रिचुअल्स, तो कौन सी रिचुअल्स, अभी कौन सी अमावस्या है तो एस्ट्रोलॉजी, कौन सा स्नान कब करना है, कौन सा सैक्रिफाइस कब करना है, कौन सा रिचुअल्स कैसे किस टाइम पर फॉलो करना है, कितने फायर अल्टर्स लगने चाहिए, 1 लगना चाहिए, 3 लगने चाहिए, 50 लगने चाहिए, तो ये सब कैसे पता चलेगा हमको? थ्रू द ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। देन व्याकरण, संस्कृत ग्रामर, तो लाइक इफ समवन वांट्स टू मेक कमेंट्री ऑन दैट इन संस्कृत, तो द पर्सन शुड नो द ग्रामर ऑल्सो, संस्कृत कि उसको रीड कैसे करना है, यू शुड नो द ग्रामर। अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है और आपको ग्रामर नहीं पता है तो इसका वॉस कर दोगे, वॉस का इस कर दोगे और कह दोगे कि आर्यन आज भी है, क्योंकि वॉस का मतलब इस समझते हो। क्लियर? तो यू शुड नो द ग्रामर ऑल्सो, संस्कृत में उसका मतलब क्या हुआ। नो, सेकंड निरुक्त, एटाइमोलॉजी, ओरिजिन ऑफ द वर्ड, कि ये वर्ड है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कहाँ से आया है वर्ड। देन छंद, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यूज इन संस्कृत वर्सेस, कि उसको पढ़ना कैसे, उसको मैट्रिक्स क्या है उसका। Now, Kalpasutra is further divided into, जो Kalpasutra था knowledge of rituals, divided into श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र। अब श्रौत सूत्र मतलब कि वैदिक सेक्रीफाइस करना है तो कितने फायर लगने चाहिए, 3 और 4 फायर अल्टर्स। देन ग्रह सूत्र लगना है तो सिंपल डोमेस्टिक सेक्रीफाइस है तो कितना फायर, ओनली 1 फायर। देन अगर कोई संस्कार होना है, लाइक लाइफ स्टेज संस्कार है तो उपनयन संस्कार है, विवाह है, अंत्येष्टि है, तो ये सब कितने। अब ऐसा ना हो कि अंत्येष्टि के टाइम पर जो विवाह वाला है उतने लगा दो, अगर आपने सही से नहीं पढ़ा होगा वेदांगा। क्लियर? सो ये गड़बड़ हो सकती है। नाउ धर्म सूत्र कंसर्न विद द रिचुअल्स ऑफ धर्म, तो धर्म सूत्र प्रोवाइड द फॉर लाइक हाउ टू फॉलो द धर्म। धर्म सूत्र says that we have the dharma shastra also, dharma shastra like shruti, smriti, and then the proper human behavior. So dharma says that
what is the dharma? Dharma can be followed through the Purush Sukta. Purush Sukta matlab through four varnas also, as well as the we have also read about the dharma, artha, kam, moksha. So dharma, artha, kam, moksha is part of dharma itself, part of the following the proper execution of the practices to attain dharma. Righteous conduct is dharma, और राइटियस कंडक्ट को फॉलो करने के लिए धर्म फॉलो करना पड़ेगा, मतलब राइटियस कंडक्ट इटसेल्फ, इंक्लूडिंग इट आल्सो सेज दैट वी शुड हैव द मटेरियल अवेलेबिलिटी, अर्थ, then sexual pleasure also important, kama, then moksha, we should get the out of the cycle of liberation, because when we talk about the grihastha ashram, तो काम के बिना गृहस्थ आश्रम पॉसिबल नहीं. That is why all these factors are considered as part of the dharma shastras. Dharma shastras include the Vedic corpus in which the punishment against the any acts against the dharma is also mentioned. The dharma shastras have the IPC, the penal code. Clear? So there was no modern. Now Puranas, the Puranas literally means old. That was a religious sectarian literature of later times, like around 4th and 6th century. Now go through the time period. So they reflect the Brahmanical social and religious values. इसका मतलब ऐसा समझो कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि जो पुरानास थे उन्होंने जितने भी वेदास थे उसमें जो सैक्रिफाइसेस की वैल्यू थी, साथ साथ में जो डिवाइन थियरीज थी और डिवाइन रिचुअल्स थे, फिलॉसफी और उनकी वैल्यूज और उसके पीछे रीजंस, लाइक विष्णु पुराण, शिव पुराण. If you go through with these Purans, you will find various stories. So the theory of incarnation and the theory of the life of those gods who incarnated over the period of time and how they lived their life. Clear? So these are the like various Purans, like 18 Mahapuranas talks about that, and since they were written in the later period, so they talks about the जो भी kingdoms हुआ करते थे. They talks about the life of the people during various kingdoms. Like Puranas, we will have the information regarding the Mauryan period also. So it means that if they are written during the 4th and 6th centuries, so they have this information of these kingdoms as well. So modern kingdom as well as ancient life of the people, including the divine process of gods. So the divine process includes the life of gods, those who are incarnated, as well as the theory behind the sacrifices that relates to God. तो अब जब पुरानास को हम पढ़ेंगे तो पुरानास, उपनिषदा, अरण्यकाश, इन सब को पढ़ के तब समझ में आएगा कि हर एक रिचुअल्स के पीछे थ्योरी क्या है एंड गॉड्स का ट्रांसफॉर्मेशन भी कैसे हुआ. लाइक फॉर एग्जांपल ऋग वैदिक पीरियड contributed more hymns towards god Agni, and over the period of time through Puranas we get the information that now the gods which are mostly attributed in the Rig Vedic period became obsolete over the period of time. Shiv, Vishnu, the Shiva, Vishnu, they became more prominent. So how do we get that information? Through the Puranas. Vishnu Purana, Shiv Purana, we get to know that there are the various incarnations. So now over the period of time then 4 Varna expanded itself. 5th Varna, Chandala. और जब एम्पायर बढ़ता गया, now then when the 4th Varna also became Kshatriya, they became rulers of their tribal kingdom. So to integrate them into 4 Varnas, it is said that whatever the god or the deity they worship, they are incarnation of the gods of Dvija. जैसे कुछ ट्राइबल्स अगर मत्स्य पूजा करते हैं, मछली की पूजा, मछली गॉड, फिश गॉड, मत्स्य गॉड, तो इट इज सेड दैट मत्स्य इज द इनकारनेशन ऑफ फिश. So this is how religiously they integrated the people of other varna into 4 varna.
those who migrated from various places. Like Shakas जब आए, Pythians जब आए, तो उन्होंने they assimilated, they introduced their god and they also inherited god from India. Right. So this is how the system of incarnation started. Clear? Now, अब here the Puranas generally discuss 5 topics. कौन कौन से topics पे debate हुआ, जिसका जो central theme है Puranas का. First one is like Sarga, deals with the creation of a world. So the central theory was the how the world created, the Sarga. Then Pratisarga, कैसे अर्थ बना, ये यूनिवर्स बना और फिर कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, फिर रिक्रिएट हुआ. दिस साइकिल ऑफ लाइक सतयुग, कलयुग, the theory of Satyug, Kaliyug, Treta, Dwapar, it is mentioned, the source of all these things is Puranas. How did you get to know that that's Rama or Vishnu, that they incarnated in which period? Through the Puranas. Clear? So they talked, Puranas talked about the Pratisarga, then Manvantras, periods of the various Manu, how Manu incarnated on earth in various forms. Then Vansha, genealogies of the gods and rishis. Then Vanshanucharit, means texts relating to royal dynasties. Clear? Both Suryavanshi, who claimed their descent from the sun, and the Chandravanshi, who claimed their descent from the moon. Traditionally, the Puranas considered to be composed by Vyasa and further completed by the disciples of Vyasa. Clear? The Puranas are further divided into 18 Mahapuranas. That's why when we go through the names of Puranas based upon multiple gods, so you will get to know about the details of the incarnation of these gods like Shiv Purana, Vishnu Purana, and Shiva, Skanda, Varaha Purana, Matsya Purana, Kurma Purana. So Matsya is the incarnation of Vishnu. Then Kurma, again the incarnation of Hindu. Then Shiva, we will talk about the Kartikeya and Ganesha and all these things. Skanda, Agni Purana. These are the various Mahapuranas. Now, and numerous Uppuranas. Some Puranas such as Brahma, Matsya, Harivansh, Vishnu, and Brahmanand and Vayu provide useful information on the historical dynasties like Haranka, Shishunaga, Nand, Maurya, Shunga. So does Purana provide the information of the Magadha families? Yes or no? Clear? So you should not be confused in the examination regarding these facts. Clear? तो ऐसा नहीं कि पुराण है तो पुराण में ये कैसे मगध पॉसिबल है. क्लियर? नाउ धर्मशास्त्र में बता चुका, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लाइक दोज हु वांट्स टू फॉलो द धर्म दे हैव टू फुलफिल द पुरुषार्थ, लाइफ गोल्स लाइक धर्म अर्थ एंड काम मोक्ष. दे फर्दर सबडिवाइडेड इनटू धर्म सूत्र, द वेदास, स्मृति एंड शिष्टाचार लाइक द गुड मैनरिज्म. देन here out of the 4 varnas, 3 varnas Brahma, Kshatriya and Vaishyas were considered Dvija. ये भी मैं बता चुका हूँ. The 4 ashramas like Brahmacharya, Grahasth, Vanaprastha and Sannyasa is mentioned in Jabal Upanishad. Clear? So which Upanishad provides the 4 ashramas? Okay. So now here. So it should be noted that the different ashrama stages were not followed rhetorically by all, and it was not. It means that these ashrams were not supposed to be strictly followed. Clear? Now, epics. तो महाभारत रामायण का मैंने स्टोरी बता दिया आपको about Vedic people. Now here this important part also start the second part of the Vedic culture with respect to examination. तो एग्जामिनेशन 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे. एक होगा आपका जो कॉर्पस वाला पार्ट है जो हमने भी कंप्लीट किया है लिटरेचर का पार्ट, कि लिटरेचर ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, ठीक है, रिगार्डिंग द गॉड्स एंड द फैमिलीज. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस पीपल हु आर लिविंग ड्यूरिंग दैट पीरियड, व्हाट द काइंड ऑफ कल्चर दे फॉलोड एंड द सोर्स ऑफ दिस इज द वैदिक कॉर्पस. क्लियर? सो सोसाइटी कैसी हुआ करती थी? द सोशल लाइफ ऑफ ऋग वैदिक अरेंज. सो हियर यू विल फाइंड दैट द स्मॉल फैमिलीज वुड बी देयर. Clear? So Rigvedic society was tribal society and its people lived a semi-nomadic life. क्या बताया था? आर्यंस पहले आए तो इनिशियली वो क्या थे? नोमैडिक थे, फिर बाद में क्या हो गए? एग्रीकल्चरिस्ट हो गए. So इसलिए that's why semi-nomadic life. The chief of the tribe was called as Rajan, known as the Gopati or Gopa. So Rajan is similar to Gopa, Gopati and Gopa. The chief king also called Mahasi. So Mahasi term used in Rigvedic text referred to. Clear? ऐसे सिंगल लाइन क्वेश्चन आएगा. Now the Janas often had conflict with the Panis. अब देखो जो आर्यंस आए उनका नॉन आर्यंस से कॉन्फ्लिक्ट हुआ. इनको दासा या यस्यूस कहते थे. ठीक है.
सो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी है जो हमको देखनी है. नाउ द जनरल्स ऑफन हैड कॉन्फ्लिक्ट्स विद द पानीज क्लैन हु यूज्ड टू हाइड द कैटल ऑफ आर्यंस इन द फॉरेस्ट एंड वर जस्ट डीम्ड द एनिमीज ऑफ आर्यन. तो आर्यंस के बैटल स्टार्ट हुए नॉन आर्यंस से, फिर आर्यंस ने आपस में भी बैटल करना शुरू किया. ठीक है. सो आर्यंस इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट्स विद द लोकल पीपल वर कॉल्ड नॉन आर्यंस, and also they were involved in the war with the Aryans also, who had the association with the non Aryan people. तो कुछ आर्यन नॉन आर्यंस के मिलके साथ में मिलके अलायंस बनाकर सरकार बना लेते हैं. ठीक है. तो वैसा ही कुछ होता है. तो जो अभी आप देखोगे 10 किंग्स बैटल, वहां पे आर्यंस नॉन आर्यन एंड आर्यन के अलायंस से बैटल करेंगे. क्लियर. So now note, in order to get the cattle back, the Vedic god Indra was invoked and battles known as Gavishti. So Gavishti is the war fought for cows. तो Gavishti term use हुआ है, Gaveshna use हुआ है, Goshu use हुआ है, Gavyat use हुआ है. The society's political structure was somewhat similar to the monarchical form, but the Gopati's office was not hereditary. मतलब राजा होता था लेकिन राजा की गद्दी वो hereditary नहीं हुआ करती थी. So it's like a kind of republic. ठीक है. And he was selected among the clansmen. Is it clear? अरे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए एग्जाम जाने से पहले. The society was not divided on caste lines. Clear? Caste अलग हो गया. Like caste, varna is represented as caste. Though society was divided on the basis of different colors. क्योंकि Aryans were considered as the fair color people. Non-Aryan were dark color people. तो कलर डिफरेंशिएशन होता था. तो ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ एंड ऑन द बेसिस ऑफ कलर देयर वाज अ स्टैटिग्राफी इन द सोसाइटी. स्टेटा थे सोसाइटी में, लेकिन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन. तो वर्ना सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड. इज इट क्लियर. सो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे था, लेकिन वर्ना सिस्टम कास्ट के बेसिस पे देयर वाज नो डिफरेंशिएशन. द सोसाइटी वाज कॉल्ड एज इगैलिटेरियन. समझ में. तो इगैलिटेरियन सोसाइटी में क्या है, अगर किसी सोसाइटी को बोलोगे इगैलिटेरियन, इट मींस देयर वाज नो एनक्रोचमेंट ऑफ राइट्स बेस्ड ऑन द कास्ट, रेस, रिलीजन. क्लियर. बट when you say that the society the people belong to rich and poor, people belong to ruler class and the ruled classes, right? People belong male and female. ठीक है. fully able and disabled, so it is not the criteria to judge a society whether society is egalitarian or not. Clear? ये बात समझ में आई. तो आगे देखते हैं. now so authors of Rig Veda distinguished themselves from other groups whom they called Dasyus और दासा. तो दस्यु और दासा का मेंशन किसके लिए किया गया है, नॉन आर्यन के लिए. क्लियर. कौन सा टर्म यूज किया गया है, वेरी गुड. नाउ the dasas also referred as avrita, means those who do not obey the ordinances of the gods. Avrit, Aryans, they were following the ordinance of God, और आर्य फॉलो कर रहे थे, आवृत नहीं फॉलो कर रहे. क्लियर. आवर्ता टर्म यूज फॉर नॉन आर्यंस. देन आकृतु, दोज हु डू नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइसेस. जो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म नहीं करते थे क्या बोलते थे, आकृतु. नाउ वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. द ओनली मेंशन ऑफ द 4 वर्णास वाज फाउंड इन द पुरुष सूक्त इन 10th मंडल. बाद में ऐड हुआ है. हाउ ऋग्वेदिक पीपल वर फेमिलियर विद स्लेवरी. So those who were poor, they were given the practice of work is called slavery. तो ऐसी प्रैक्टिस जो उनको वर्क फोर्स वर्क दिया जाता था उसको स्लेवरी माना गया, इसलिए कहा गया स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी. नाउ फैमिली स्ट्रक्चर. तो फैमिली स्ट्रक्चर में द यूनिट क्या होती थी, द सोशल यूनिट्स वर बेस्ड ऑन द ब्रदरहुड एंड द बेसिक यूनिट क्या होती थी, फैमिली, विच इज कॉल्ड कुल. देन जो फैमिली का हेड होता था उसे क्या बोलते थे, कुलप. ठीक है. तो कुलपति और कुलप. कुलप वाज द हेड ऑफ द फैमिली एंड वन और मोर देन वन क्लास मेड जन और ट्राइब. इट मींस लाइक फैमिली इज द बेसिक यूनिट, कुल एंड multiple kula makes tribe and later multiple tribes became jana. और फिर जन से क्या बनता है, multiple जन makes जनपदा. और जनपदा, out of these जनपदा the large जनपदास were called
महाजनपद। क्लियर? सो स्टेटस ऑफ विमेन कैसा था? तो डू यू हैव एनी आइडिया इफ यू हैव रेड द वैदिक पीरियड? So women or status of women declined or improved when we talk about the early Vedic period, transformation from early Vedic period to later Vedic period. Right. So they were more educated during the Vedic period because there were some restrictions which were added to their education. दूसरा, child marriage was also mentioned over there. Sati was in later Vedic period. Then widow remarriage was also mentioned in the, so widow marriage, it means it represents the empowerment of women. Child marriage in later Vedic period represents the encroachment of right of women. Clear? So when we talk about any society which has the child marriage, it means the women were not empowered. Clear? So here the no desire is expressed for daughters, though देखो डिजायर अगर एक्सप्रेस किया गया सन के लिए, बट वी कैन नॉट से दैट दिस सोसाइटी इज नाउ हेटिंग women or this society is completely highly patriarchal. Okay, now son और cattle के desire mention किया गया, लेकिन फिर भी कहा गया society was patriarchal in nature, though the women had important positions like for example Apala, Vishwara, Ghosha and Lopamudra. They were the female sages mentioned in the Vedic society. Clear? Or Vedic corpus. Now they were educated and had access to the assembly also. कौन सी assembly? Any assembly? Can you recall the name of assembly? सभा, समितिस, विधातास. तो इन सब में women का access allowed था. Clear? Now they composed hymns and received उपनयना. They composed hymns. तो जब hymns composed किए गए तो उसमें women ने भी contribute किया. And they also have the right for उपनयन संस्कार, investiture. Right? So women attended the meetings of the Vidhata also. Girls were free to choose their life partners. Vidhata was an assembly. अब ये assembly के बारे में हम पूरा comparison बता देंगे आपको. There were few instances of नियोग विवाह, levirate, मतलब husband के death के बाद उसके छोटे भाई से शादी करना, it's called levirate. Then widow remarriage, जहाँ पे women को rights दिए गए थे. Clear? So it means that shows that women has like equal treatment. Marriage was usually monogamous, but we have the instances of polyandry and polygamy. So मतलब one women can have multiple husband, one husband can have multiple women also, but generally it was the monogamous. Clear? But we have the references. Now there is no mention of any officer for administering justice. It means Sabha itself go for justice. Rig Vedic society was not an ideal society. There was cases of theft and theft थे, काऊ चुरा लेते, इसीलिए तो वॉर होती थी. ठीक है, so that was not ideal society. Now military की बात करें तो military technique was much advanced in that period when we compared from IVC. The king did not maintain standing army. So first instance we found to have the standing army by any kingdom is ड्यूरिंग द राइज ऑफ महाजनपदा. तब किंग्स ने, क्योंकि स्टैंडिंग आर्मी का मतलब है अगर वॉर नहीं भी हो रहा तभी तो खर्चा बियर करना. So now the Aryans were engaged in two types of battles. पहला with pre-Aryans जो वहाँ exist करते थे, referred to as the Dasa or Dasyu, and amongst themselves also a battle occurred between a Bharat king Devodasa and Dasa ruler Shambhara. एक मेंशन ये किया गया है, और दूसरा 10 kings battle किया गया जिसमें fought between the Bharat chief with Sudas. Sudas led the Bharat tribe or clan and fought with the association of the 10 other tribes. That is why it is called Battle of 10 Kings. 10 राजन युद्ध, और जो 10 राजे थे उसमें 5 थे नॉन आर्यन, 5 आर्यन. Clear? So the famous 5 types of the Panch Jana, namely Yadu, Turvasha, Puru, Ani and Dhruv. और पुरु से कुरु tribe बनी. ठीक है, जो when Bharata's tribe joined hands with the Puru tribe, it became the Kuru tribe. So it is the amalgamation of, or the matrimonial alliance with these two tribes led to the next tribe. It's called Kuru tribe. इसका mention महाभारत में Kuru tribe. Now later some of the important functions of the Rig Vedic society were पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी. लीडर ऑफ एन आर्मी सेनानी बोलते थे उनको, और ग्रामीणी लीडर ऑफ अ विलेज. नाउ सभा, there are 4 types of assembly were there. सभा जैसे अभी क्या है, विधानसभा, विधान परिषद, विच इज स्मॉलर बॉडी, परिषद.
Rajya Sabha and Lok Sabha, which is smaller body. But here remember that Sabha and Samiti, Samiti छोटी होती है modern society में, Samiti is smaller and Sabha is bigger one. But here, just for the sake of memorizing it, Sabha is like a smaller body, Samiti is larger body. So Sabha is what? Sabha is the body meant for elites, जो exclusive body होती थी for the functioning of like executive body. Samiti broad based folk assembly, सभी आते थे उसमें, presided over by Rajan, folk assembly. Then we have Vidhata, tribal assembly with diverse function, multiple function करने के लिए. Then we have Gana, assembly of troop. Clear? So we have find 4 types of samitis or the committees: Sabha, Samiti, tribal assemblies. Sabha, Samiti, Vidhata and Gana.